जी हां, जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज पहली बार जम्मू पहुंचे, जहां तकरीबन 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संगे बुनियाद उन्होंने रखा। इस मौके पर पीएम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि गांव के हर फर्द को तालीम और दीगर सहूलियात मिलें, हर गांव की तरक्की होनी चाहिए। हमारी हुकूमत पंचायतों को ज्यादा बाइख्तियार बनाने की कोशिश कर रही है। हमारा जोर पंचायती राज निजाम में खवातीन की शिरकत को मजीद बढ़ाने पर है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब मैं गुजरात का वज़ीर आला था तो मैंने खवातीन को पानी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने ये काम बखूबी किया और इस परेशानी को दूर किया। मेरी पूरे मुल्क की पंचायतों से यही अपील है कि वो इस काम में ज्यादा से ज्यादा खवातीन को शामिल करें। अगर वो ऐसा करें तो ये मसला हल हो जाएगा। हमें माओं, बहनों और बेटियों की ताकत पर भरोसा और उन्हें हौसला देना होगा। पीएम ने यह भी कहा कि इधर 2-3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बहुत तरक्की हुई है। जम्मू कश्मीर के लोगों को मजीद ताकतवर बनाया गया। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बीते 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम बने हैं। केंद्र के लगभग 250 कानून जो जम्मू के नागरिकों को अधिकार देते थे, वो लागू नहीं किए जाते थे। हमने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को एम्पावर करने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के तहत खिताब किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि टेक्नोलॉजी की ताकत किस तरह आम लोगों की जिंदगियों को बदल रही है, हम इसे अपने इर्द गिर्द मुसलसल देख रहे हैं। पिछले कुछ बरसों में तेजी से डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ रहा है। अब छोटे शहरों और ज्यादातर देहातों में भी लोग यूपीआई के जरिए ही लेन देन कर रहे हैं। यह गौरव की बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है और ऐसे में पीएम म्यूजियम युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जो देश की अनमोल विरासत से उन्हें जोड़ रहा है। दिल्ली की 2 बेटियां सागरिका और प्रेक्षा ने ऐसे ही कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट किया। सागरिका और प्रेक्षा दिल्ली में जहां भी गई, उन्हें डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध हो गई। यूपीआई, क्यूआर कोड की वजह से उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां तक कि स्ट्रीट फूड और रेहड़ी पटरी की दुकानों पर भी ज्यादातर जगह उन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा मिली। साथियों, कोई सोच सकता है कि दिल्ली है, मेट्रो सिटी है, वहां ये सब होना आसान है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यूपीआई का ये प्रसार केवल दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट करके देखें, जरूर करें। साथियों, पिछले कुछ सालों में भीम यूपीआई तेजी से हमारी इकोनॉमी और आदतों का हिस्सा बन गया है। अब तो छोटे छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग यूपीआई से ही लेन देन कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है। गली नुक्कड़ की छोटी छोटी दुकानों में डिजिटल पेमेंट होने से उन्हें ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को सर्विस देना आसान हो गया है। अमरावती के एमपी नवनीत राणा और उनके शौहर एमएलए रवि राणा को बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत ने 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया है। जमानत की दरख्वास्त पर 29 अप्रैल को समाअत होगी। मुंबई पुलिस से 27 अप्रैल को जमानत अर्जी पर अपना मौक़िफ़ पेश करने को कहा गया। वाज़ेह रहे कि इस दिन में कल महाराष्ट्र से आजाद रुकने पार्लिमान नवनीत राणा को उनके शौहर के साथ मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था।
अभी उनको आज जुडिशियल कस्टडी दिया गया है। हाँ। बेल एप्लीकेशन इज केप्ट ऑन 29। हाँ। हम लोग हमारा सेस 27 को देने वाले हैं। अच्छा। हाँ। तो तब तक ये जेल में रहेंगे? तब तक ये जेल में रहेंगे। सेडिशन किस बेस पे लगा आप लोगों ने? यही कि इन्होंने जो हेट और डिसलाइक जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ उन्होंने जो ये किया, गवर्नमेंट मशीनरी को जो चैलेंज किया है, उसकी तहत से इसको 124 सेडिशन का, क्योंकि उनको 149 का नोटिस भी दिया था। अगर वो दूसरे के घर में उनके परमिशन बिना भी, जिसके घर में जाना चाहते थे वो महाराष्ट्र के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, और उनको चैलेंज करते हुए अगर किसी के घर में जाना है तो उसकी परमिशन लेनी जरूरत है। परमिशन ना लेते हुए जब 149 की नोटिस दी गई कि मत जाना, उसके बाद भी उन्होंने स्टेट मशीनरी को चैलेंज किया कि हम जाएंगे ही। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने कहा कि मुझे जान से मारने की साजिश रची गई थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बातें कही। मिली भगत से हत्या करने का प्रयास हुआ। मनसुख हिरन में भी पुलिस की मिली भगत थी, पुलिस ने ही सुपारी देके मनसुख हिरन की हत्या की थी। कल वही उद्धव ठाकरे दोहराना चाहते थे। खार पुलिस के सीनियर 5 ऑफिसर मेरे साथ 25 मिनट बैठे थे, चाय पिलाई, बात की, ऑल क्लियर ये सिग्नल दिया, और नीचे उतरने के बाद में गेट खोलकर जैसे ही गाड़ी बाहर निकली कि 70-80 लोगों ने हमला किया, वो 5 पुलिस ऑफिसर गायब हो गए। मेरी गाड़ी बाहर निकल पाई। ये मेरे साथ जो 8 कमांडो थे जिनके ऊपर लाठियां, चप्पल, कांच की बोतल, पत्थर मार उन्होंने खाया और मुझे बाहर निकाला। वो जो ऑफिसर थे जिन्होंने मिलीभगत से ये काम किया, उनको मैंने कहने के बाद में ये किया, उन ऑफिसर को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, ये हमारी मांग है। और शिवसेना लीडर संजय राउत का कहना है कि किरीट सोमैया का INS विक्रांत में नाम आया है। किरीट सोमैया ने मुल्क को गुमराह किया है। ऐसा गुनाह किया है जिसके बारे में लोगों के मन में एक चीज है, एक संताप, रोष है। INS विक्रांत का घोटाला ये लोगों को बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला घोटाला है। लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत के नाम पर, लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत सेव के नाम पर, देश को गुमराह किया, जनता को गुमराह किया। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर जनता सड़क पर उतरी है और 2 पत्थर मारे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द होने का कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसे गुनहगारों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की भी यही राय रही हमेशा। जो देशद्रोही है, जो गुनहगार है, जनता उसको माफ नहीं करेगी। फिर भी पुलिस ने कल कंट्रोल किया है ठीक तरह से। महाराष्ट्र की जनता। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि हनुमान चालीसा मामले पर नवनीत राणा और उनके शौहर MLA रवि राणा को बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत ने 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे साथी प्रशांत पांडे से। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले में क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ कार्रवाई? जी बिल्कुल, देखिए आज दोनों को जब अदालत में पेश किया गया तो सरकारी वकील प्रदीप घरत ने सबसे पहले यही कहा कि इनके जो बयान हैं, इनके जो वीडियोस हैं अलग अलग सोशल मीडिया पे, वो सारे हमें कलेक्ट किए गए हैं। हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसमें इन्होंने क्या बयान दिए हैं, किन चीज़ों को और इन लोग करना चाहते थे, ये आदेश संदेश जो इनका है कहाँ तक पहुँचा था और इनके संपर्क में कौन कौन ऐसे लोग हैं, इन सारी चीज़ों की जांच हमें करनी है। और इसी का हवाला देते हुए सरकारी वकील की तरफ से 7 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग दोनों की गई थी। साथ ही सेडिशन का अलग से चार्जेस लगाया गया। उस पर प्रदीप घरत ने साफ तौर पर यह बताया कि 149 की नोटिस पहले ही मुंबई पुलिस ने दंपत्ति को दी थी और ये कहा गया था कि वो अपने घर से बाहर ना निकले, लेकिन बावजूद उसके नोटिस रिसीव करने के बाद भी दोनों राणा दंपत्ति जो है वो अपने घरों से बाहर निकलने वाली वीडियो जो है वायरल कर रहे थे सोशल मीडिया पर और चैलेंज कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट को और मशीनरीज को, जिसके चलते उनके ऊपर एडिशनल जो चार्जेस है सेडिशन के वो लगाए गए हैं। तमाम बहस सुनने के बाद जब उनके राणा दंपत्ति की जो वकील हैं रिजवान मर्चेंट, उन्होंने अदालत में अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई है वो बिल्कुल पूरी तरह से गलत की गई है, इसलिए उनको पुलिस कस्टडी नहीं दिया जा सकता।
अदालत ने दोनों पहलू को सुनने के बाद 14 दिनों की जेल कस्टडी दे दी है और जमानत लगे हाथ दोनों ने अप्लाई किया, जिस पर सुनवाई 29 तारीख को होगा। और जमानत क्यों न दिया जाए, इस पर जवाब फाइल करने के लिए पुलिस को जो है 27 तारीख तक का समय दिया गया। 27 तारीख को उनको अपना जवाब फाइल करना होगा। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात अब ये सामने आ रही है कि अब दोनों को जेल में रखा जाएगा। मुंबई में अमूमन देखा गया है कि महिलाओं के लिए जो जेल होती है वो भाई खल्ला जेल होती है, तो ये तय है कि नवनीत राणा को भाई खल्ला जेल में रखा जाएगा, लेकिन रवि राणा को भाई खल्ला जेल में रखा जाएगा या अर्थर रोड जेल में, ये आने वाला समय तय करेगा। जी प्रशांत, तो एक नया रुख जो है वो ये मामला पूरा लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल देखना अहम होगा कि इससे महाराष्ट्र की सियासत में क्या हलचल मचती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां समाजवादी पार्टी के लीडर रविदास मेहरोत्रा ने आजम खान के मामले में योगी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि बीजेपी के इख्तिदार में गुंडा राज कायम है। समाजवादी पार्टी के लीडरों पर खुले तौर पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है। रविदास मेहरोत्रा ने मजीद कहा कि जेल में आजम खान का कत्ल भी हो सकता है। आजम खान को जेल के बैरक में रखा गया है, उन्हें आजम खान से मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। ये जुल्म, अत्याचार और अन्याय करने का काम कर रही है। आजम खान साहब का स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है, उनको बजाय अस्पताल में भर्ती करने के वो फांसी गारद के बैरिक के अंदर बंद है। मुलाकात हुई, जब वो अस्वस्थ हैं और वो जो है लगातार जो है उनको अस्वस्थ होने के बाद भी उनको 2 बार कोरोना हुआ, उसके बाद वो अस्वस्थ हैं, लेकिन उनको अस्पताल में भेजने के स्थान पर वो फांसी गारद की कोठरी में, जो कोठरी फांसी गारद की होती है, वहाँ पर है। और सबसे मुख्य बात यह है कि जो विधायक को बी क्लास मिलता है, सुपीरियर क्लास मिलता है, पॉलिटिकल बंदी को सुपीरियर क्लास मिलता है, और वो 9 बार के विधायक हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, लेकिन उनको जेल के अंदर सुपीरियर क्लास नहीं मिला हुआ है। साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम ने हाल ही में जेडीएस पार्टी के रियासती सदर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाली है। कांग्रेस के एमएलसी के ओहदे से इस्तीफा देकर सीएम इब्राहिम जेडीएस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के मुस्लिम नुमाइंदों का कहना है कि सीएम इब्राहिम का जेडीएस में आला मुकाम हासिल करना बीजेपी की एक साजिश हो सकती है। कांग्रेस के सीनियर लीडर नसीर अहमद ने कहा कि सीएम इब्राहिम के पार्टी बदलने से कांग्रेस और अक़लियतों पर कोई फर्क नहीं होगा। मैं जहां तक देखा हूं कि लोग उनकी सभा में आते हैं वो मज़ा लेने के लिए, जैसा कोई मज़ाहिया प्रोग्राम या कहक़हे लगाने वाला कोई टाउन हॉल में प्रोग्राम होता है, जब लोग जो जाते हैं चंद मिनटों के लिए, उस तरीके से उनकी पब्लिक मीटिंग में लोग कहक़हे लगाने के लिए और मज़ा लेने के लिए आते हैं, मगर उससे कोई असर कांग्रेस को नहीं पड़ेगा। ये हो सकता है ये बीजेपी की साजिश हो, और ये साजिश कुमारस्वामी के ज़रिए से करवा रहे होंगे। सीएम इब्राहिम साहब एक सीनियर कायद हैं, उनकी शुरुआत जनता पार्टी से ही हुई थी, यूनियन मिनिस्टर भी जनता पार्टी से ही बने थे। पहली बार जब शिवाजी नगर में वो एमएलए बने, वो उस वक्त भी जनता पार्टी में ही थे, फिर वहाँ से कांग्रेस में आए, फिर वो दोबारा जनता पार्टी में जा रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं है। पहले जब सिद्धरामैया साहब ने हिजाब का मसला उठाकर बात किया, तब इन लोगों ने हिजाब के मसले में बात नहीं कर रहे थे। आज इनको अचानक दर्द पैदा हो गया मुसलमानों में, मुसलमानों को लेकर के हिजाब के मसले में आज बात कर रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भड़कने वाले तशद्दुद के बाद अब हालात काबू में है। हिंदू और मुसलमानों की अमन कमेटी की जानिब से आज शाम तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। इसमें दोनों बिरादरियों के कुल 25-25 लोग शिरकत करने वाले हैं। वाज़ेह है कि जुमे के रोज अमन कमेटी ने ऐलान किया था कि इलाके में भाईचारा बरकरार रखने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा की इजाजत बाकायदा पुलिस इंतजामिया ने दे दी है। साथ ही कमेटी ने यात्रा निकालने के लिए एक मुकर्रर रास्ते का भी मुतालबा किया था। जराये के मुताबिक तिरंगा यात्रा जहांगीरपुरी के कुशल चौक से शुरू होकर बी ब्लॉक जाएगी, फिर बी ब्लॉक से होती हुई बीसी मार्केट, फिर वहां से जामा मस्जिद के सामने जहां पथराव हुआ था काली मंदिर और उससे आगे जी ब्लॉक तक जाएगी। मुल्क में कोरोना के मामलों में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2593 नए मामले देखे गए हैं।
फिलहाल मुल्क में 15,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। वहीं हुकूमत की जानिब से कोरोना पर काबू पाने के लिए अब तक 187 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। केसेस में इजाफे के पेश नजर मास्क और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अवाम से लगातार अपील की जा रही है। और दिल्ली में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1094 नए मामले आए हैं। 2 मरीजों की मौत हुई है। महकमा सेहत की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक इन्फेक्शन की शरह बढ़कर 4.82 हो गई है। दिल्ली में होम आइसोलेशन में 2532 और अस्पताल में 79 मरीज कोरोना के हैं। 24 घंटों के दौरान 22,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच की गई है। आंध्र प्रदेश में जिला कर्नूल के कलेक्टर पी कोटेश्वर ने हाउसिंग इंजीनियरिंग अफसरान का जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए मकानात की तामीर में पेशरफ्त नजर आनी चाहिए। गरीब और पसमानदा लोगों को दिए गए मकानात के रजिस्ट्रेशन को 2 दिन के अंदर मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा अप्रैल के आखिर तक तमाम ज़ेर तामीर मकानात के काम को मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। जिला कर्नूल में AISF ने विशाखापट्टनम स्टील इंडस्ट्री की निजकारी को रोकने का हुकूमत से मुतालबा किया। AISF की सरपरस्ती में एहतजाज मुनक्किद किया गया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पब्लिक सेक्टर कंपनियों की निजकारी को फौरी तौर पर बंद करें। कड़पा स्टील फैक्ट्री के मामले में गफलत बरतने का रियासती हुकूमत पर यहाँ इल्जाम लगाया गया। माजूर वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती सदर लक्ष्मण स्वामी ने माजूर अफराद को मुलाजमत देने का वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि माजूरीन से जो वादा किया गया था उसे फौरी तौर पर पूरा किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला YS जगन ने कर्नूल के माजूरीन को मुलाजमत देने का वादा किया था, लेकिन वो अब तक वफा नहीं हुआ है। कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरें भी। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग शुरू हुए 2 महीने मुकम्मल हो गए हैं। आज भी यूक्रेन के खिलाफ रूस की हमलों का सिलसिला जारी है। खार्किव में रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। मारियोपोल और दीगर इलाकों में रूस के फिजाई हमलों और बमबारी में सैकड़ों मकामी बाशिंदे हलाक हो गए हैं। इसी दौरान यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ताज़ा बयान जारी करते हुए कहा कि रूस अपने उस जुर्म की पर्दापोशी करना चाहता है, लेकिन मारियोपोल में सैकड़ों मकामी शहरियों की हलाकत के सबूत उनके पास मौजूद है। रूसी अफवाज ने शहर से नकल मकानी करने वालों के लिए मारियोपोल के करीब फिल्ट्रेशन कैंप कायम किए हैं। अपने खिताब के दौरान ज़ेलेंस्की ने बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के ताउन पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। Розкриваються нові факти про злочини окупантів проти наших маріупольців. Встановлюються нові поховання убитих окупантами людей. Йдеться про десятки тисяч загиблих маріупольців. Фіксуються переговори окупантів про те, як вони приховують сліди своїх злочинів. यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की जानिब से मॉस्को के मुजव्विज़ा दौरे को लेकर तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा कि गुतरेस यूक्रेन के मुतासरा इलाके कीव के दौरा करने से कबल मॉस्को का दौरा करने वाले हैं, जिसमें कोई मंतक और इंसाफ नजर नहीं आता। उन्होंने मजीद कहा कि इजाफी हथियार हासिल करने के मामले में अमेरिका के सेक्रेटरीट से उनकी बातचीत जारी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो जंगबंदी के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस मंगल के रोज मॉस्को का दौरा करने वाले हैं। इम्कान है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी का कोई हल निकालने के लिए वो बातचीत में पेशरफ्त करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस 25 अप्रैल को तुर्की का दौरा करने वाले हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान उनका इस्तकबाल करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ से मुलाकात के लिए एंटोनियो गुतरेस के मॉस्को के दौरे की तस्दीक की है। क्रेमलिन ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दौरे की तस्दीक करते हुए कहा कि पुतिन और लारूफ 26 अप्रैल को गुतरेस का इस्तकबाल करेंगे।
वहीं तुर्की ने रूसी तैयारों के लिए फिजाई हुदूद पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि मुल्क शाम को जाने वाले फिजाई रास्ते रूस के लिए बंद कर दिए गए हैं। रूस के सिविलियन और फौजी तैयारों पर यह पाबंदी आयद रहेगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में उनके रूसी हम मनसब को इसकी इत्तला दे दी गई है। वाज़ेह है कि यूक्रेन और रूस के बीच मसालेहत के जरिए जंगबंदी का कोई रास्ता निकालने के लिए तुर्की सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स और अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया अमेरिका को तबाह कर रही है। उन्होंने एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि सच ये है कि इलेक्शन में धांधली हुई, चोरी हुई और अब हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, हमारा मुल्क जहन्नुम में जा रहा है। इससे पहले भी ट्रंप ने सदर जो बाइडेन से मुताल्लिक कुछ अजीबोगरीब वाकयात को याद करते हुए उनका मजाक भी उड़ाया था। नाइजीरिया में गैरकानूनी रिफाइनरी ऑयल कॉम्प्लेक्स में आतिशबाजी के वाक़े में 50 से ज़ायद लोग हलाक हो गए हैं। आग लगने के बाद कॉम्प्लेक्स में मौजूद दर्जनों लोग भगदड़ की वजह से आग की चपेट में आ गए। मकामी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों की तादाद का तयन करना फिलहाल मुश्किल है। मकामी पुलिस के मुताबिक मुकामी हादसे पर हलाक होने वालों की तादाद और नुकसान का तखमीना लगाने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। दीगर ज़राए के मुताबिक हलाक होने वालों की तादाद 100 से ज़ायद हो सकती है। माह रमज़ान का सबसे बड़ा तोहफा कुरान मजीद है। इस मुक़द्दस किताब से बंदगान खुदा की वाबस्तगी को मजबूत करने के लिए बेंगलुरु में एक नूरानी महफिल आरास्ता की गई। इस महफिल में मुमताज़ उलमाए कराम, कुर्रा और नातख्वां हजरात ने शिरकत की। कुर्रा ने अल्लाह ताला के कलाम को सुनाते हुए खूबसूरत समा बांधा। मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद मुस्तफ़ा शाह रिफाई जिलानी और मौलाना PM मुजम्मिल बालाजाही ने कुरान करीम की ताज़ीम और अहमियत पर रोशनी डाली। कारी मोहम्मद रिजवान बेग शमसी की निजामत में हुई क़िरात की इस पुरवकार तकरीब में हमदोनात भी पेश की गई। कुरान मजीद के मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत ऐसी कर रहे हैं कि शुरका और हाज़रीन बेखुद हो रहे हैं। इंशाअल्लाह इस तरह की मजालिस से हम फैज़याब होंगे और कुरान मजीद से हमारी वाबस्तगी मज़ीद गहरी होगी। लेकिन मेरे नबी की तारीफ में करोड़ों अशार बन रहे हैं, क़यामत तक बनते हैं। ये भी मेरे नबी की खुसूसियात में से है। बस आखिरी बात, कुरान से रिश्ता मजबूत करो। दुनिया खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।